भारत का संवैधानिक इतिहास। बहुत अच्छा ये टॉपिक है आपका। इससे आपको हर साल 2 से 3 क्वेश्चन, कोई भी एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन हर साल। भारत का संवैधानिक इतिहास, ठीक है। इसको जब हम लोग पढ़ते हैं, इसके संवैधानिक इतिहास को पढ़ते हैं हम लोग, तो इसको हम लोग 2 काल में बांटे हुए हैं। देख लीजिएगा आप लोग, इसको राइट डाउन कर लिए, हम लिखवा देते हैं, बाकी आप लोग इसको जो है किसी बुक से देखिएगा, बाकी हम इसको स्टोरी बताते हैं कि ये है क्या। सबसे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत इतना एक्ट बना था हमारा, लिख लीजिए आप लोग। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो था हमारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773, 1773, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, आप लोग सुने भी होंगे ये सब। यानी कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी तब रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 का। इसके बाद पिट्स ईस्ट इंडिया एक्ट 1784, इसको हम लोग पिट्स इंडिया एक्ट बोलते हैं, 1784, 1784 का। उसके बाद चार्टर एक्ट 1793, फिर चार्टर एक्ट 1813, फिर से चार्टर एक्ट 1833, और फिर एक और चार्टर एक्ट 1853। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत इतना सारा एक्ट आया था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793, उसके बाद 4 चार्टर एक्ट था हमारा। 1793 का है, 1813 का है, 1833 का है और 1853 का है। उसके बाद जो सेकेंड फेज था हमारा ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जो भारत हमारा, ब्रिटिश जब क्राउन हस्तक्षेप करने लग गया, ठीक है ना, तब कौन कौन सा एक्ट आया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, 1853 यहां चार्टर एक्ट खत्म किए थे हम लोग। इसके बाद क्राउन का हस्तक्षेप हो गया, इंग्लैंड जो है सीधा हस्तक्षेप करने लगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, उसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, पेपर पेन निकाल लीजिएगा, सबको एलोबरेट करेंगे किसमें क्या क्या चीज था। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, ये आप लोग खूब सुने होंगे, भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1935, 1935 से 1 से 2 क्वेश्चन रहता ही है। 1935 का ये अधिनियम जो है, और अच्छा ये चीजें एक बार और आप लोग ध्यान रखिएगा, ये चीजें आपको इंडियन पॉलिटी में भी पूछेगा। भारत सरकार अधिनियम 1935, उसके बाद अगस्त प्रस्ताव आया था 1940 का, क्रिप्स प्रस्ताव 1942 का, कैबिनेट मिशन 1946 का, और माउंटबेटन योजना 1947 का। फिर से बोल देते हैं, आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा या फिर वीडियो देख के लिख लीजिएगा आप लोग। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, अगस्त प्रस्ताव 1940, क्रिप्स प्रस्ताव 1942, कैबिनेट मिशन 1946 और माउंटबेटन योजना 1947। इसका छूट क्या होगा वो फिर बाद में राइट डाउन कर लीजिएगा।
अब आप लोग को एक कहानी सुनाते हैं, आप लोग इस कहानी सुने भी होंगे और सुनिएगा। सोलह सौ में अंग्रेज आया था ना, आप लोग को पढ़ाए हैं, 1600 में आया था। अब ध्यान से समझिएगा वहां से कहानी। उस वक्त जो वह आज्ञा पत्र लेकर आया था, किसका आज्ञा पत्र लाया था बताइए, आप लोग पढ़े हैं तो किसका आज्ञा पत्र लेकर आया था? वो महारानी एलिजाबेथ प्रथम लेकर आया था ना, 31 दिसंबर 1600 को। कहानी भूलिए मत आप लोग, एकदम कहानी याद रखिएगा, ठीक है। कि जैसे ही अब ईस्ट इंडिया कंपनी से ही शुरू हो रहा है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। अब क्या हुआ, ये जो शुरू हुआ एक राजलेख से शुरू हुआ। राजलेख मतलब राजा के आज्ञा पत्र से। यही बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को, ठीक है ना। कि क्या हुआ, महारानी एलिजाबेथ प्रथम, ठीक है ना, उसने क्या किया, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ, तो वहां उनसे क्या किया, एक लेटर लिया और व्यापार करने के उद्देश्य से क्या हो गया, इंडिया आ गया। ओके। और उस वक्त कंपनी की जो पूंजी थी, कितना पूंजी था, 30,133 इतना पाउंड का पूंजी था उसके पास, कंपनी के पास 30,133 पाउंड का। स्थापना जब हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी का, 30,000, बस इस कहानी को मजेदार बनाने के लिए हम सब चीज बता रहे हैं, आपको उतने काम का चीज है नहीं। 30,133 पाउंड का कंपनी का उस वक्त जो है उसकी पूंजी थी। अभी भी हम लोग कंपनी लॉ में पढ़ते हैं, कोई कंपनी जब खड़ी होती है तो उसका कैपिटल कितना होता है, कितना होना चाहिए, ये सब पढ़ते हैं अभी भी हम लोग। और टोटल 217 भागीदार था, ये बता चुके हैं आप लोगों को। 217 जो था इसका भागीदार था। ओके। और इस कंपनी का पूरा भार क्या किया गया, सारा प्रशासन एक परिषद बनाकर उसको सौंप दिया गया, ठीक है ना, जिसमें कि एक गवर्नर, एक उप गवर्नर और 24 अन्य सदस्य थे। ये बता चुके हैं आप लोगों को। इस कंपनी का प्रशासन क्या किया गया, एक गवर्नर, एक उप गवर्नर और 24 मेंबर को सौंप दिया गया। ठीक है, जाइए आप लोग व्यापार कीजिए, ठीक है ना। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस कमेटी को हम लोग बोलते हैं गवर्नर और उसकी परिषद। वर्डोलॉजी देखिएगा, वही वर्डोलॉजी अभी भी इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं, हम लोग अभी कैबिनेट पढ़ते हैं, ठीक है। हम लोग सारा चीज हम लोग वहीं से लाए हुए हैं, समझिएगा। एक गवर्नर था, एक उप गवर्नर था और 24 अन्य सदस्य मिलकर क्या बनाया गया, एक कमेटी बनाई गई, जहां जिसका काम क्या था, एक कंपनी जो आ रहा था व्यापार करने, तो इसको इसकी प्रशासन देखरेख करनी थी इसको। तो लोग उसको क्या बोलते हैं, गवर्नर और उसकी परिषद बोलते हैं उसको हम लोग, ठीक है। यानी कि जिसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स या निदेशक मंडल बोलते हैं, ये सब वर्ड याद रखिएगा। इस परिषद को हम लोग कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स या फिर निदेशक मंडल, ये है हमारा 1600 का राजलेख, इसको हम लोग बोलते हैं 1600 ईस्वी का जो है राजलेख। राजपत्र लेकर, ठीक है ना, आया था राजा की आज्ञा से, महारानी एलिजाबेथ प्रथम की आज्ञा से ये लोग आया था। ये क्लियर है, बोलिएगा। चलिए इसके बाद एक चीज और देख लीजिए, एक 1726 का भी एक राजलेख है। ये 1600 का राजलेख है, 1726 का 1726 का राजलेख सुनिएगा। इस राजलेख में क्या किया गया था, मुंबई, उस वक्त मुंबई था ना, ठीक है ना, अब इसको मुंबई बोलते हैं हम लोग, कोलकाता, मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी, ठीक है ना, के राज्यपाल को क्या कर दिया गया, विधि बनाने का शक्ति दे दिया गया। उस वक्त के जो राज्यपाल थे, ठीक है ना, कंपनी के अंदर कोलकाता के, बंबई के और मद्रास प्रेसिडेंसी का जो राज्यपाल था और उसकी जो परिषद थी, ठीक है ना, उसको क्या किया, विधि बनाने की शक्ति प्रदान कर दी गई 1726 के राजलेख से, ठीक है। उससे पहले ये जो पावर था वह इंग्लैंड के पास था,
इंग्लैंड में जो निदेशक मंडल था उसके अधीन यह पावर था। लेकिन क्या किया गया 1726 में, कहा कि आप लोग जो है विधि बना सकते हैं, लॉ बना सकते हैं। ये 1726 के राजलेख में था। दो बातें हो गई। अब कहानी सुनिएगा आप लोग। एक कहानी तो हमारा यहां पे है, ये कहानी आ गई समझ में सबको? बोलिएगा फटाफट, जल्दी जल्दी। हां, अब आप लोग को एक और इससे जुड़ा हुआ कहानी सुनाते हैं ताकि आप लोग को यह बात याद रहे, ठीक है ना। 1764 में, ध्यान समझिएगा, कौन सा युद्ध हुआ था 1764 में? लिखते जाइएगा आप लोग और कहानी के माध्यम से याद रखिए इसको। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। क्या हुआ? मीर कासिम। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, तो 1726 में जब बक्सर का युद्ध हुआ, उसके बाद 12 अगस्त 1765, ध्यान समझ लीजिएगा, 12 अगस्त 1765, देखिए कैसे अंग्रेज जो है पूरा कब्जा करना शुरू किया और उस पर काम करना शुरू किया। ये चीज हम बनाने से पहले जो है थोड़ी भूमिका है वो बता देते हैं आप लोगों को, ठीक है ना। बहादुर शाह आलम, ठीक, सॉरी, बादशाह शाह आलम मुगल इंपरर था, मुगल राजा था, ठीक है ना। तत्कालीन जो है मुगल बादशाह कौन था? उस बक्सर के युद्ध की बात बता रहे हैं, 1765 की बात बता रहे हैं। 64 में बक्सर युद्ध हुआ। 65 में क्या किया गया, ठीक है ना, जो मुगल बादशाह था हमारा वो शाह आलम द्वितीय, ये नाम लिख लीजिएगा, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, उससे एक फरमान द्वारा क्या किया, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ठीक है ना, कि दीवानी हासिल कर ली। दीवानी हासिल करने का मतलब हुआ कि राजस्व वसूलने का अधिकार ले लिया। ओके, उससे क्या किया, जो कैपिटल, राजस्व बहुत बड़ी चीज है, हां, तो राजस्व वसूलने का अधिकार ले लिया। अब बदले में क्या किया, बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी कहा कि आपको हम 26 लाख रुपया वार्षिक पेंशन देंगे, ठीक है ना, ध्यान समझिएगा इस चीज को। उससे कहा कि राजस्व का सारा काम अब हम वसूलेंगे, हम जो है टैक्स वसूलेंगे, हम जो है जिस भी तरह का राजस्व वाला हिसाब होगा। दीवानी ले लिया, कहां कहां का, बंगाल का। और उस वक्त बंगाल बहुत मतलब क्या बोलते, जैसे अभी हमारा मुंबई हाईलाइटेड रहता है, कलकत्ता हाईलाइटेड है, तो बंगाल भी उस वक्त बहुत हाईलाइटेड था एकदम। उस वक्त वो उसको कौन सिटी बोलते थे हम लोग, फाइनेंशियल सिटी बोलते थे। जो भी मुंबई का पोजीशन है वो बंगाल का पोजीशन हुआ करता था, ठीक है ना। पॉलिटिकल हम लोग कैपिटल बोलते हैं दिल्ली को, लेकिन उस वक्त जो था बंगाल की वही स्थिति थी। वो मतलब कि वह पॉलिटिकल कैपिटल भी हुआ करता था और फाइनेंशियल कैपिटल भी हुआ करता था, वहीं से कंट्रोल होता था, बंगाल से ही कंट्रोल होता था। तो बंगाल का, बिहार का और उड़ीसा का दीवानी ले लिया और 26 लाख रुपया कहा कि आपको हम वार्षिक रूप से देंगे, पेंशन देंगे। तो अब मुगल बादशाह कमजोर हो गया था, तो वो लोग क्या हुआ, अंग्रेज के पेंशन पे आश्रित हो गया, ठीक। और उससे पहले एक अवध का नवाब था, सुजाउद्दौला, नाम सुने? हाँ, सुजाउद्दौला। उससे भी क्या किया, वह भी, उसको भी पेंशनर बना दिया। ये तो पेंशनर वाला स्कीम जो था वो शुरू कर दिया कि आपका सारा काम दाम हम देखेंगे, आप आराम कीजिए, आप राजा हैं, आराम कीजिए, आपको इतना रुपया दे देंगे, आपको इतने रुपये से मतलब है, बाकी हम क्या करते हैं आपको इस बात के बारे में नहीं सोचना है, ठीक है। कंपनी क्या किया, सब सीमा शुल्क वगैरह सब जो है राजस्व का चीज वसूलने लग गया, ठीक है ना। तो अब उसको क्या करना है, दीवानी भी मिल गया था, सीमा शुल्क भी वसूल रहा था, ठीक है ना। तो उसने क्या किया, इसके लिए 2 दीवान नियुक्त किया, उप दीवान बोलते हैं उसको। इस काम को देखरेख के लिए उसने क्या किया, 2 उप दीवान नियुक्त किया। एक का नाम था मोहम्मद रजा खां, ध्यान समझिएगा, बंगाल के लिए किसको नियुक्त किया गया, मोहम्मद रजा खां। और बिहार के लिए उसने सिताब राय, इसका नाम सुने होंगे आप लोग, और नहीं सुने हैं तो नाम लिख लीजिए कहीं पे। 2 इसने क्या किया, उप दीवान नियुक्त किया। बंगाल के लिए किसका नाम कहा, मोहम्मद रजा खां को नियुक्त किया, और बिहार के लिए सिताब राय, ये नाम याद रखिएगा, पूछेगा एग्जाम में। इसको क्या कर दिया, उप दीवान बना दिया गया। कहानी आ रहा है समझ में? हाँ,
चलिए ठीक, अब सुनिएगा, एक 1765 में आ गए हम लोग। अब 1767 की एक कहानी सुनिए आप लोग। 12 अगस्त 1765 की बात बता दिए कि यह हरकत हुआ, ठीक है ना। बक्सर का युद्ध हुआ, अंग्रेज जो है उसका जो है पकड़ बनता गया, मजबूत होता चला गया। तब तक मुगल बादशाह जो है वो कमजोर होता चला गया। सबको क्या किया, पेंशन दे के सबका मुंह जो है कहा कि आपको पैसा देते हैं, आप लोग शांत रहिए, बाकी हमको राजस्व हमको संभालने दीजिए। देखिए कंपनी कैसे हस्तक्षेप शुरू किया, ठीक है। 1765 में ये कहानी बता दी आपको। अब आइए 1767 का एक कहानी बताते हैं। 1767 में 1767 1767 अब क्या किया अंग्रेज, ठीक है ना, ब्रिटिश सरकार क्या किया, सबसे पहला हस्तक्षेप यहां पे किया 1767 में, ठीक है ना। भारतीय प्रशासन में हस्तक्षेप करना जो है वह क्या कर दिया, शुरू कर दिया, ठीक है ना। इससे पहले जो कंपनी थी वह काम कर रही थी, और वहां पे जो ब्रिटिश सरकार था वो देखा कर यार कंपनी तो बहुत फायदे में जा रही है, पूरा देख रहे हैं कि पूरा का जो भारत सरकार भारत को कंट्रोल किए जा रहा है। अब वहां पे खलबली मचना शुरू हो गया, समझिएगा कहानी। तो अब इसने क्या किया, सबसे पहले जो है भारत में जो इसका गतिविधि था कंपनी में, उसमें हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया, और कंपनी को कहा कि हमको 40 लाख पाउंड जो आपका क्या है वार्षिक आय है, उसमें से हमको 10% का हिस्सा चाहिए। ये 1767 की कहानी सुना रहे हैं आपको। वहां ब्रिटिश सरकार क्या कि ये जो कंपनी थी, भारतीय प्रशासन कंपनी उसको कंट्रोल कर रही थी यहां पे। अब इसको कहा कि आपकी वार्षिक आय, आप तो कंपनी किसके कंट्रोल में, ब्रिटिश सरकार के कंट्रोल में, ठीक है ना। तो कहा कि आपकी जो वार्षिक आय, आप राजस्व वसूल रहा था 40 लाख है, वार्षिक पाउंड हो रहा था, उसका 10% अब हमको हिस्सा देना चाहिए हमको। वो हम ब्रिटिश सरकार कहा वहां पे, ठीक है, क्लियर। ये बात भी समझ में आ गई आपको 1767 में। अब इसके बाद आइए 1765 से लेकर 72 के बीच में एक और बात हुई। 1765 से लेकर 72 तक का एक कंडीशन बताते हैं आपको। अब ये कहानी सुनिएगा, ठीक है ना। अब क्या हुआ, हम लोग तो पढ़े ही हैं, दीवानी ले लिया, ठीक है ना। अब यहां पे एक दोहरी शासन प्रणाली शुरू की गई। 1765 से लेकर 72 के बीच में एक दोहरी शासन प्रणाली शुरू की गई। क्या दोहरी शासन प्रणाली थी, कंपनी जो हो गया वो हो गया भूस्वामी। बात समझिएगा, कंपनी क्या हो गया, भूस्वामी, और जो नवाब था वो क्या बन गया, नाजिम बन गया, ठीक है ना, यानी प्रबंधन करता। उसका सिर्फ रोल मैनेजमेंट में था, और कंपनी हो गई मालिक। बात समझ रहे हैं, कहानी समझ लीजिए, बड़ा मजेदार लगेगा आपको, ठीक है ना। तो सारा वास्तविक अधिकार जो था वो किसके पास था, कंपनी के पास था, क्योंकि अब वो मालिक था, भूस्वामी था। और ये जो मैनेजमेंट करता था उसका काम कुछ नहीं था, केवल मैनेजमेंट करना था, ठीक है। अब ध्यान से दो बातें समझिएगा, वास्तविक मालिक कौन, कंपनी, लेकिन उसका कोई दायित्व नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिया। ध्यान समझिएगा इस बात को। अच्छा, मैनेजमेंट किसके हाथ में दे दिया, जो लोकल राजा था उसके हाथ में मैनेजमेंट दे दिया, और सारा जिम्मेदारी उसको दे दिया कि गलत होने का जिम्मेदारी आपके ऊपर है, ठीक है ना। मैंने लायबिलिटी दे दिया, राइट नहीं दिया। कंपनी क्या किया, राइट ले लिया, लायबिलिटी नहीं लिया, ठीक है ना। इस बात को समझ में आ गया, जो में पढ़ते हैं आप लोग राइट एंड लायबिलिटीज को, ठीक है ना। और ये जो सिस्टम था ना, ये 7 साल तक चलाया ये लोग, 1765 से लेकर 72 तक। इस बीच में क्या हुआ, कंपनी के पास तो कोई लायबिलिटी था नहीं, तो कंपनी का जो काम करने वाले थे, वहां का जो क्या कहते हैं डिपार्टमेंट के लोग थे, जैसे अभी कैसे करप्ट हो गया है, उसी तरीके से क्या हुआ, कंपनी के लोग करप्ट होने लग गए, क्योंकि कोई लायबिलिटी थी नहीं, आपको इन क्वेश्चन नहीं कर सकते थे, सारा वो जो लोकल राजा था उसके पास था सारा दायित्व। तो ये लोग करप्ट होना शुरू हो गया, ठीक है ना। इन 7 वर्षों में कंपनी की स्थिति खराब हो गई, कंपनी घाटे में चलने लगी, और कंपनी के जो वर्कर मतलब काम करने वाले थे, जो अच्छे अच्छे पद पे कंपनी में काम कर रहे थे, जो उसके कर्मचारी थे, वो उनकी तरक्की हो गई। अब देखिए कितना वो वाली बात है, कंपनी के अंदर जो कर्मचारी था वह एकदम चरम पे भ्रष्टाचारी हो गया वो लोग,
ठीक है ना, खूब धन कमाया, निजी व्यापार करना शुरू कर दिया कंपनी के अंदर रह के, कहते ना कि एकदम बिल्कुल बहुत पैसा कमाया, अकूत धन कमाया ये लोग। और कंपनी जो है, ठीक है ना, और क्या करने लगी, खूब पैसा कमाया, उसके बाद भू राजस्व की जब वसूली करता था, किसानों को उत्पीड़न करने लगा, तंग करने लगा। इसके बाद कंपनी दिवालिया के कगार पे पहुंच गई, कंपनी का दिवालियापन निकल गया, दिवाला हो गया कंपनी, और कर्मचारी माला माल हो गए इन 7 सालों में। 1765 से लेकर 1772 तक के बीच की कहानी है ये। आ गया कहानी समझ में? हाँ, एक 1600 का कहानी बता दिए, अंग्रेज यहां से चलना शुरू किया, एक ये बता दिया आपको राजलेख, एक इसके बाद ये बता दिए आपको कि किस तरीके से यहां पे ये लोग, क्यों हमको इसकी जरूरत पड़ गई, रेगुलेटिंग एक्ट की, पिटिशन इंडिया एक्ट की, ये जो एक्ट बनना शुरू हो गया, इसकी कहानी समझ गए। इतना व्यापारी भ्रष्टाचार होने लग गया कि अब उसको कंट्रोल करने के लिए एक्ट बनाना पड़ गया हमको, ठीक है। तो अब इन सब चीजों को देखते हुए कंपनी क्या किया, ब्रिटिश सरकार क्या कंपनी के मामलों के लिए क्या करने लगा, कहा कि नहीं, कुछ अधिनियम बनना चाहिए, कुछ नियम कानून तय होने चाहिए, इस तरह से तो गड़बड़ा जाएगा मामला। तो इसी सिलसिले में क्या हुआ, सबसे पहला जो एक्ट आया हमारा, वो था हमारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। आपको किसी भी बुक में मिल जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में क्या बात हुई थी। अगर ये आपको कहानी समझ में आ गई होगी तो आराम से इसमें एक एक एक्ट को पढ़ते जाना है कि किस एक्ट में क्या मूल बात थी। तो हम 2-4 मूल बातें हैं जो सभी किताबों में लिखी हुई है, हम समझा देते हैं क्या क्या मूल बातें हैं। आपके पास जो भी किताब होगी उसमें मिल जाएगा ये जो काम की बातें हैं, ठीक है ना, न्यायिक दृष्टिकोण से या फिर उस वक्त का जो है सुधार के ही दृष्टिकोण से जो भी एक्ट में पास हुआ, कुछ कुछ चीज हम पढ़ देते हैं, देखिएगा मिल जाएगा आपको। सबसे पहले सिंपल सा, इसमें कंपनी के डायरेक्टर को कहा गया, कंपनी का डायरेक्टर था उसको यह कहा गया कि राजस्व से संबंधित सभी मामले तथा दीवानी और सैन्य प्रशासन, यानी दीवानी जो लिया था राजस्व का मामला, तो राजस्व से जुड़ा जो भी मामला था या सेना का प्रशासन उससे जुड़ा हुआ जो भी मामला था, आप उसके बारे में सरकार को अवगत करवाएंगे। यानी कि इंग्लैंड गवर्नमेंट को आप क्या करेंगे, सरकार को अवगत करवाएंगे, ठीक है ना। यानी कि सबसे पहला काम इसमें यह किया कि कंपनी का जो भारतीय मामला था उसको क्या कर दिया, उसमें हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। समझे? क्या कहा कि आप जो भी वहां पे काम करेंगे, इंग्लैंड से यह चीज आ रहा है कि वही पास हुआ, कहा कि आप कंपनी जो भी काम करेगी राजस्व संबंधित या सैन्य संबंधित, सेना के प्रशासन के संबंधित, वो क्या करेगा, ब्रिटिश कैबिनेट को, ठीक है ना, आप क्या करेंगे, यानी कि ब्रिटिश को आप क्या, वहां पे इंग्लैंड जो सरकार थी उसको आप क्या करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे। हाँ ठीक है, ये क्लियर हो गया। दूसरा, ठीक है ना, इसके बाद शेयर होल्डर होता है ना, कंपनी का शेयर होल्डर आप लोग सुने हैं, ठीक है ना। पहले शेयर होल्डर 500 का पाउंड का शेयर होल्डर होता था, ठीक है ना, इसको बढ़ा के 1000 कर दिया। 500 पाउंड के जो शेयर होल्डर थे उनके स्थान पर जो 1000 पाउंड का जो शेयर होल्डर था, ठीक है ना, उसको मैनेजमेंट का संचालक चुनने का अधिकार दे दिया। पहले जो 500 का शेयर होल्डर था ना, वह संचालक चुनता था, कहा नहीं, अब जो 1000 पाउंड का जो शेयर होल्डर होगा वह संचालक को चुनेगा। 2 चीजें हो गई, एक यहां ये बढ़ा दिया। तीसरा सुनिएगा, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, यानी संचालक मंडल जिसको बोलते हैं हम लोग, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर संचालक मंडल का होता है, ठीक है ना, पहले उसका कार्यकाल 1 वर्ष का हुआ करता था, उसको बढ़ा के 4 साल कर दिया, ठीक है ना। और अभी जो हमारा राज्य सरकार का, राज्यसभा का नियम है कि हर एक 2 वर्ष में जो है 1/3 जो आदमी रिटायर हो जाता है, देखो यहां भी यही चीज नियम अप्लाई किया गया। संचालक मंडल यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का कार्यकाल 4 वर्ष का कर दिया, और प्रत्येक वर्ष 1/4 सदस्य जो होंगे इसके क्या हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे, यानी किसी को टिक कर रहने ही नहीं दिया जाएगा उसमें। हम भ्रष्टाचारी कब हो जाते हैं पता है कि नहीं आपको,
जब हम किसी डिपार्टमेंट में एक ही जगह पे लंबे समय तक रह जाते हैं, इसीलिए ट्रांसफर का नियम है ना। हम लोग ट्रांसफर करते हैं ना, हर एक आईएएस आईपीएस जो भी उच्च पदाधिकारी है उसको टिक कर नहीं रहने देते हैं। उसका जो है मतलब कि डेली क्या कहते हैं उसको, एक निश्चित अंतराल पर उसका ट्रांसफर करते रहते हैं। हाँ, नहीं तो फिर वो भ्रष्टाचारी हो जाएगा। यहां भी ये नियम अप्लाई कर दिया, ठीक है, कि आप जो हर एक साल जो है 1/4 मेंबर जो होगा उसका रिटायर हो जाएगा, आप यहां से चले जाइए, ठीक है ना, ओके। और नए सदस्य को नियुक्त कर लिया जाता था। क्लियर, ओके। उसके बाद बंगाल, बोले थे बंगाल हेड हुआ करता था, बंगाल में एक प्रशासक मंडल की नियुक्ति की गई। बंगाल में एक प्रशासक मंडल जो है उसका गठन किया गया, जो प्रशासन की देखरेख करेगा। और उसको क्या बोलते थे हम लोग, गवर्नर जनरल। हम लोग एक क्वेश्चन पढ़ते भी हैं, प्रथम गवर्नर जनरल, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल पढ़ते हैं ना, गवर्नर पढ़ते हैं किसको, बंगाल का प्रथम गवर्नर। हाँ बोलिए, नहीं वो तो गवर्नर जनरल था, पहला गवर्नर। अच्छा ठीक है, देखिएगा, नहीं लॉर्ड कॉर्नवालिस नहीं, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, ये जो बनाया गया, कमिटी बनाया गया, ठीक है ना, उसको क्या कहा जाने लगा, गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, ठीक है ना। इसके अंदर में 4 पार्षद नियुक्त किए गए, यानी एक गवर्नर जनरल होगा और 4 पार्षद नियुक्त किया जाएगा, जिसका काम क्या होगा, नागरिक तथा सैन्य प्रशासन से जुड़ा हुआ जो भी मामला था वो देखेगा, ठीक है। इस ये जो हमारा कमिटी बना था, इसमें मेजोरिटी के हिसाब से फैसला होता था, ओके। और इसी अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग्स को, ठीक है ना, गवर्नर जनरल के रूप में हम लोग जो है जानते हैं, इसी अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल। और 4 सदस्य का नाम जानते हैं आप लोग, पढ़े हैं किसी किताब में, नहीं है तो देख लीजिएगा किसी किताब में। जॉन क्लेवरिंग, जॉन मॉनसन, रिचर्ड बर्बेल और फिलिप फ्रांसिस, ये 4 मेंबर थे, 4 पार्षद, एक गवर्नर जनरल और 4 उसके पार्षद, ठीक है। इनकी नियुक्ति की गई, इनका कार्यकाल 5 वर्षों का था, ठीक है ना। और इनको केवल जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ठीक है ना, की सिफारिश पर ब्रिटिश सरकार द्वारा ही हटाया जा सकता था। कितना अच्छा एकदम सिस्टमेटिक ढंग से काम करना शुरू कर दिया। वारेन हेस्टिंग्स को गवर्नर जनरल बना दिया गया, इसको 4 जो है आदमी दे दिया गया और कहा कि आपका जो कार्यकाल होगा 5 वर्ष का होगा, और इसका काम जो था वो क्या था, नागरिक या सैन्य प्रशासन के बीच जो था उसके तालमेल को देखना था। इसी के तहत बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, सुनिएगा कहानी, जितना अंग्रेजी क्षेत्र था यानी अंग्रेज के कब्जे में था, सबका गवर्नर जनरल इसके अधीन कर दिया, सबका गवर्नर कहा जाने लगा इसको। पहले बंगाल का जो गवर्नर था ना वो सिर्फ बंगाल का था, लेकिन जब इसको गवर्नर जनरल बना दिया गया तो जितना भी अंग्रेजी क्षेत्र था सब इसके कंट्रोल में दे दिया, ठीक है। हाँ, क्या गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, यही वर्ड है, ठीक है ना। हाँ, उसके बाद ठीक है ना, जितना भी असैनिक, ये तो बता ही दिए हैं, जितना भी फोर्ट विलियम की को प्रेसिडेंसी फोर्ट विलियम कलकत्ता में जो था, इसके अधीन जितना भी असैनिक तथा सैनिक शासन का जो अधिकार था इसको मिल गया, ठीक है ना। और इसको विशेष मामलों के लिए बंबई तथा मद्रास, ठीक है ना, उसका भी प्रेसिडेंसी जो है इसको दे दिया गया कि विशेष मामलों में आप वहां का भी क्या करेंगे, अधिरक्षण करेंगे, निरीक्षण करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे, यह अधिकार दे दिया गया
बंगाल के गवर्नर जनरल को। क्लियर? ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज था 1773 तो हम लोग पढ़ते ही हैं, 1774 में, ठीक है, हम लोग को याद रखने की जरूरत है हम लोगों को, एक उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ठीक है ना? बंगाल में 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, उच्चतम न्यायालय। और जितने कंपनी के लोग थे, कंपनी के सभी कर्मचारी इसके जुरिडिक्शन में आते थे। कंपनी का जो भी कर्मचारी था सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन में उसको कर दिया गया। ठीक है ना? अपील की सुनवाई होती थी, प्राथमिक अपील जो होता था उसकी सुनवाई की जाती थी इसमें। ठीक है? एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश से मिलकर बना था ये। मुख्य न्यायाधीश का नाम था सर एलिजाह एम्पे। सभी आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा, कहीं लिख लीजिएगा, सर एलिजाह एम्पे। ठीक है? इनको मुख्य न्यायाधीश जो है वो नियुक्त किया गया। अभी भी हम लोग इसको प्रथम उच्चतम न्यायालय का, जो हम लोग अंग्रेज के अंदर जब भी पढ़ते हैं तो इसको हम लोग प्रथम न्यायाधीश के रूप में इनको याद करते हैं हम लोग। ठीक है? इस उच्चतम न्यायालय में चाहे अंग्रेज हो चाहे इंडियन हो, भारतीय हो, सभी की सुनवाई की जा सकती थी, सब लोग इसके अंदर जा सकते थे। ठीक है? और यहां पे जो होता था, जो इंग्लैंड का लॉ था, ठीक है ना, उसके हिसाब से प्रोसीजर होता था। इंग्लैंड में जो प्रचलित हम लोग कॉमन लॉ बोलते हैं, उस लॉ के हिसाब से यहां का प्रोसीजर चलता था। ठीक है? क्लियर? ये समझ में आ गया? ये इंपॉर्टेंट है 1774 वाला सुप्रीम कोर्ट वाला, ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है? कानून बनाने का जो अधिकार था वो गवर्नर जनरल और उसके परिषद को दे दिया गया, लॉ बनाने का अधिकार। लेकिन उसको लागू जो किया जाता था उसके लिए पहले जो है भारत सचिव से अनुमति लेनी पड़ती थी। कानून बनाएगा कौन? गवर्नर जनरल और उसके जो मेंबर थे, 4 मेंबर जो थे। लेकिन उसको जो लागू करना होता था तो उससे पहले उसको अनुमति लेनी होती थी भारत सचिव से। इंग्लैंड में बैठता था, ठीक है ना, वो इंग्लैंड में बैठता था, उससे अनुमति लेने के बाद ही उसको लागू किया जा सकता था। अच्छा, अभी उससे पहले थोड़ा देर पहले क्या पढ़े थे? कंपनी का लोग क्या करने लगा? अपना जो है ना इंडिविजुअल बिजनेस करने लग गया। इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया कि आप अपना इंडिविजुअल कोई भी बिजनेस नहीं कर सकते हैं। व्यक्तिगत व्यापार पर रोक लगा दिया गया। आपको कंपनी के अंदर ही व्यापार करना है। जो कंपनी व्यापार कर रही है, आप उसके मेंबर है ना, तो कंपनी व्यापार करेगी, आप व्यापार नहीं करेंगे। हाँ, आप कोई गिफ्ट भी नहीं ले सकते हैं। देखो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए क्या क्या नियम लगाया गया। आपको व्यक्तिगत जो व्यापार नहीं करना है और कोई गिफ्ट नहीं लेना है। हाँ, निजी व्यापार पे पूर्णतः प्रतिबंध और गिफ्ट लेना, नजराना, घूस, भेंट, ये सब लिखा हुआ है। नजराना, अभी भी हम लोग वर्ड इस्तेमाल करते हैं नजराना, ठीक है ना। घूस, भेंट इत्यादि किसी चीज को लेने की मनाही कर दी गई। ठीक है? ये हमारा मुख्य 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट का हमारा क्या है? नियम कायदा था। अब इसमें कुछ और अगर होगा कुछ विशेष बात तो आप लोग देख लेंगे उसको। ठीक है? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, बाकी सभी बुक में कुछ ना कुछ लिखा हुआ होगा तो आप लोग उसको पढ़ेंगे इस तरीके से। हमको बेसिकली इसकी जो भूमिका थी वो बतानी थी आपको। बाकी एक एक एक्ट है। अब बाकी एक्ट हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, उस दिन तो सारा खत्म हो जाएगा। एक यही बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट था, पहला एक्ट था हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट था। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको आगे इसको कंटिन्यू करेंगे।